तो दोस्तों, आपका डाउट फ्री क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और हमने जैसा पहले ही कहा था, अब हम शुरू करेंगे पॉलिटी का सेकंड चैप्टर। और पॉलिटी का सेकंड चैप्टर जो है उसका नाम है पॉलिटी, हमारा सब्जेक्ट, उसका चैप्टर सेकंड। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप बताइएगा, लेकिन आपने बताया नहीं था। अगर फिर से देखें तो आपके डाउट्स बताइएगा। सेकंड चैप्टर जो है उसका नाम है फेडरलिज्म। अब देखिए, हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, पहले चैप्टर के अंदर पावर शेयरिंग पढ़ी। और पावर शेयरिंग के अंदर हमने पढ़ा था, पावर शेयर करने के लिए हमें क्या चाहिएगा। पावर शेयरिंग के लिए हमने पढ़ा था फेडरलिज्म उसका एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरलिज्म क्या है? एक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके अंदर हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट है उसको लेवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जहां पे टू और मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जहां पे दो या दो से ज्यादा लेवल हो गवर्नमेंट के। जैसे अगर हम एग्जांपल लें इन इंडिया, अगर आप इसकी एग्जांपल इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लास्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये देखिए, अब ये दो से ज्यादा लेवल्स हो गए, तो यहाँ में हम इंडिया के अंदर भी फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है। हम इसका नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो है फेडरलिज्म का, उसका है की फीचर्स, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देखिए, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म बुक के अंदर जो गिवन है 7 की फीचर्स हैं हमारे पास। और 7 की फीचर्स हम आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डेफिनेशन का केवल। और की फीचर्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे, जो आपको एकदम से आराम से इजीली समझ आ जाएगा। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। पहला, वहां पे लेवल्स दो या दो से ज्यादा हो, मतलब टू और मोर देन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड, टू और मोर देन टू हो गए, इनका अलग अलग ज्यूरिस्डिक्शन होना चाहिए, सेपरेट jurisdiction of each level। ठीक है। तीसरा, jurisdiction जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन होना चाहिए, प्रोविजन ऑफ jurisdiction in constitution। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रीट करने की जो पावर है, आपको क्लियर दिख रहा हो तो बताइएगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको इंटरप्रीट करने की जो पावर होगी वो कोर्ट के पास होगी। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रीट करने की पावर किसके पास होगी? कोर्ट के पास होगी। और कोर्ट ही जो रेवेन्यू के ऑप्शंस होंगे, रेवेन्यू सोर्सेस, वो सबके लिए अलग अलग होंगे और उनका भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में होगा।
6 रेवेन्यू की हमने बात कर ली, कोर्ट की हमने बात कर ली, प्रोविजन जुरिस्डिक्शंस की बात कर ली। और कोर्ट का केवल यही काम नहीं है कि इसको इंटरप्रेट करेगी, कोर्ट का काम ये भी होगा कि जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब फंक्शनैलिटी। पूरे सिस्टम की, होल सिस्टम। और लास्ट है इसके ऑब्जेक्टिव्स। इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सारे पॉइंट्स एक जगह मिल जाएंगे। इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन 2 ऑब्जेक्टिव्स को मैं ऊपर लिख दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में हट जाता हूं। इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव एक तो सेफगार्ड और यूनिटी को मेंटेन करना। सेफगार्ड प्रोवाइड करना किसको? पीपल को। और अकोमोडेट जो हमारी यूनिटी है ऑफ कंट्री, इसको मेंटेन करना। और सेकेंड आएगा इसके साथ साथ अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। ये दोनों इसके, अब हमने टोटल 7 फीचर्स की बात कर ली है जो कि फेडरलिज्म के हैं। अब इसके बाद इसके टाइप्स आ जाते हैं। फेडरलिज्म दो टाइप होते हैं इसके। पहला टाइप है कमिंग टुगेदर, एंड सेकंड है होल्डिंग टुगेदर। अब इसको समझ लीजिए कैसे। कमिंग टुगेदर का मतलब होता है, कमिंग टुगेदर का मतलब होता है कि देश जो कि अपने आप से एक दूसरे के पास आए, स्टेट्स अपने एक दूसरे के पास आए टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अपनी इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, अपना डेवलपमेंट करने के लिए। इसका एग्जांपल है यूएसए। यूएसए हमें पता है, यूएसए के अंदर 50 स्टेट्स है। 50 स्टेट्स, ये जो 50 स्टेट्स हैं, ये 50 स्टेट्स अपनी इच्छा से एक दूसरे के साथ हैं डेवलपमेंट के लिए, जिससे उनकी इसको ऐसे समझिए कि अगर वो अलग अलग होते तो उन्हें अपनी अपनी जो बाउंड्रीज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट आर्मीज चाहिए होती। लेकिन अगर अभी वो एक है तो उनको अंदर वाली जो बाउंड्री है उसको बचाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो साथ साथ है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में एग्जांपल आता है इंडिया का। होल्डिंग टुगेदर का मतलब होता है कि हमने सबको एक यूनिटी बनाई है, खुद से नहीं। जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो सारे होल्ड करके रखती है। हम कई बार देखते भी हैं स्टेट्स डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए, ये चाहिए। ये क्या है? ये चीज कमिंग टुगेदर में नहीं आती, ये होल्डिंग टुगेदर में। मतलब हमने, जैसे आप हाथ पकड़ के चल रहे हो, ठीक है, इसको होल्डिंग टुगेदर में करेंगे। अब इसके बाद में हमारे पास जो क्वेश्चन है अपनी बुक के अंदर, वो क्वेश्चन है व्हाट मेक्स इंडिया एंड फेडरल कंट्री। वी विल डिस्कस अबाउट दिस। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं साइड में हो जाता हूं तब आप अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाता है हमारा टॉपिक, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। अब इसका आंसर बहुत छोटा है। हमारे पास गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं या नहीं है। मैंने पहले ही स्लाइड के अंदर आपको बता दिया था वेरी फर्स्ट कि हमारे पास जो इंडिया है वहां पे गवर्नमेंट के 3 लेवल्स हैं। कौन कौन से? सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसी के साथ यही नहीं, इनकी जो ज्यूरिसडिक्शंस है वो भी बांटी हुई है। ज्यूरिसडिक्शंस को समझिए, जैसे यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट का मतलब है कि इस लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट होंगे उन सब्जेक्ट के ऊपर रूल्स बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है।
दूसरा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के ऊपर जो भी सब जिसके इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट होंगे उस पे रूल बनाने का, रूल मेकिंग का जो राइट होगा वो किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का। लेजिस्लेटिव सॉरी ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इसका रूल बनाने का राइट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। लेकिन हमारे पास दो लिस्ट और अभी बाकी है, एक कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसके ऊपर जैसे जैसे नेसेसरी होता जाएगा कंकरेंट लिस्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी और यूनियन गवर्नमेंट भी दोनों रूल्स बना सकती है। लेकिन इसके अंदर एक कैच है, वो कैच क्या है, वो कैच ये है कि कंकरेंट लिस्ट के ऊपर अगर जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने और यूनियन गवर्नमेंट ने दोनों ने रूल बना दिया तो फिर क्या होगा, उस सिचुएशन के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन के अंदर यूनियन गवर्नमेंट जो है, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका जो रूल है वो इंप्लीमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होगा। और एक लास्ट में और आता है रेजिडुअरी लिस्ट। इसका मतलब है द सब्जेक्ट दैट विल अराइज इन द फ्यूचर। ऐसे सब्जेक्ट जो कि फ्यूचर के अंदर अराइज होंगे उनके ऊपर रूल्स बनाने का जो राइट है या जो पावर है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये सारी चीजें मिलकर हमें बताती हैं कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लेवल्स हो गए, फिर उसके बाद में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेजिडुअरी लिस्ट। इनके सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे अगर आप यूनियन लिस्ट की बात करोगे तो बैंकिंग, स्टेट लिस्ट की बात करोगे आप तो एजुकेशन को अभी पहले इसमें डाल दिया है कंकरेंट लिस्ट के अंदर। रेजिडुअरी लिस्ट का आएगा आईटी, और स्टेट लिस्ट के अंदर जैसे पंचायत से रिलेटेड रूल्स, पंचायत, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट किसके हैं, ये सब्जेक्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट। जैसे अगर बैंकिंग से रिलेटेड कोई रूल बनेगा तो यूनियन लिस्ट, यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। पंचायत राज से रिलेटेड कोई रूल बनेगा तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, मतलब इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। और रेजिडुअरी लिस्ट जैसे आईटी, आज से अगर 10 साल पहले की आप बात करेंगे तो हम यूट्यूब के बारे में इतना जानते नहीं थे। क्यों नहीं जानते थे, क्योंकि उस टाइम पे आईटी का इतना डेवलप नहीं था। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये इसका शुरुआत हुआ है, बहुत अच्छे से बूम हुआ है 2010 से। तो अगर 2010 से इसका शुरुआत हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इसके रूल्स को बनाने का राइट किसके पास है। और फ्यूचर में जो भी सब्जेक्ट अराइव हो सकते हैं, अराइज हो सकते हैं, उनके लिए जो राइट दिया गया है, पावर दी गई है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई। अब इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद में हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, इसके लिए हमारे पास 3 टॉपिक हैं। वो 3 टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं और उनसे श्योर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पहला लिंग्विस्टिक स्टेट्स, दूसरा लैंग्वेज पॉलिसी और तीसरा सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ये 3 पॉइंट, और ये हमारे बुक का जो आखिरी पॉइंट भी है, आखिरी चैप्टर भी है। अब देखिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब लैंग्वेज के बेस पे बनने वाले स्टेट्स। अगर आप इसको देखेंगे तो जैसे आपको देखने से ही पता चल रहा है कि अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लैंग्वेज स्टेट का मतलब है कि ऐसा स्टेट जो कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के बेस पे बना हो। अब ये पहला स्टेट जो बना था ये 1956 में बना था, नवंबर 1956, और उसका नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नेम से ये जो स्टेट है, ये स्टेट बन गया था 1956 नवंबर के अंदर, जो कि लैंग्वेज के बेस पे बना था। इसको बहुत गवर्नमेंट ने बहुत रोकने की भी कोशिश की, लेकिन ये हो नहीं पाया। फिर उसके बाद में बहुत से स्टेट्स बने जो लैंग्वेज के बेस के ऊपर बने। फिर उसके बाद में रहती लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी जैसा कि अगर हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, श्रीलंका के अंदर भी जो लैंग्वेज के मेजोरिटेरियन थे सिनाला, उनके लिए रूल्स बनाए गए थे। अगर आप ऐसा कर देंगे तो दूसरी जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग कम हैं, वो सप्रेस हो जाएंगे, उनके राइट्स वायलेट होंगे, उनके राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन होगा।
ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए लैंग्वेज के लिए पॉलिसीज बनाई गई। अब अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के अंदर 22 लैंग्वेजेस हैं जिनका कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें बताया हुआ है। 22 लैंग्वेजेस हैं जिसके बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है। और लेकिन वैसे अगर हम देखें तो हमारा आर्टिकल 343 इसके अंदर हमें बताया हुआ है कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिए कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। हिंदी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है। लास्ट, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन। देखिए सेंट्रल और स्टेट रिलेशन का बहुत सीधा सा मतलब है। सेंट्रल का मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है, जो जैसे मान लीजिए कि हमारे देश का एग्जांपल लेते हैं, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, बीजेपी। और हम राजस्थान स्टेट में रहते हैं तो राजस्थान के अंदर कौन सी पार्टी है, कांग्रेस। अगर आप देखेंगे इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, अगर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा है, बहुत सही है, अगर ये इसको कोई जरूरत हो रही है और ये उसको फुलफिल कर रहे हैं, और अगर इनको कुछ जरूरत लगती है तो इनसे डिमांड कर रहे हैं, वो इसको कंप्लीट कर रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, तो जो रूल है वो बहुत अच्छा चलता है, बहुत स्मूथ चलता है। लेकिन अगर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, ये दोनों की जो आइडियोलॉजी और डिफरेंट डिफरेंट है, देन इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट टू रूल और टू स्मूदर द थिंग्स। इसलिए सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म को इम्प्लाई करने के लिए। अदरवाइज स्टेट अलग रास्ते पे चलेगा और जो सेंट्रल है वो अलग रास्ते पे चलेगा और डेवलपमेंट कहीं और रह जाएगा। इसलिए हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। आई ट्राइड माय बेस्ट कि आप लोगों को वो चीज बताई जाए जो कि एग्जाम के अंदर आपसे पूछी जाएगी। आप फिर भी मुझे पूछ सकते हैं जो अगर आपको कोई डाउट हो तो। डाउट फ्री क्लासेस में आपका फिर से धन्यवाद है आने के लिए। थैंक यू।